क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 3 साल की बच्ची जो अपने घर के बाहर खेल रही थी अचानक गायब हो जाए और कुछ ही घंटों बाद एक दुखद घटना सामने आए। 16 नवंबर 2025 की शाम महाराष्ट्र के नासिक जिले के डोंगराले गांव में ऐसा ही हुआ जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। पुलिस ने जांच में गंभीर अपराध की पुष्टि की, लेकिन सवाल ये नहीं कि यह हुआ कैसे। सवाल यह है कि किसी ने इसे इतनी बारीकी से प्लान किया कैसे। जिस व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया गया वह कोई बाहरी नहीं, उसी गांव का 24 साल का युवक था जिसे बच्ची जानती थी। पुलिस ने उसे कुछ ही घंटों में पकड़ लिया, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। उसने बच्ची को कैसे बहलाया? क्या यह अचानक था या पहले से प्लान? फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से क्या मिला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ एक गिरफ्तारी काफी है या इस केस में कुछ और भी छिपा है? अगर आप यादनिया को न्याय दिलाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर यादनिया और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि यादनिया को न्याय मिल सके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि सच पूरा तभी समझ आएगा जब आप अंत तक बने रहेंगे। 16 नवंबर 2025 शनिवार की शाम थी। डोंगराले गांव में दिन भर की भागदौड़ के बाद लोग अपने अपने घरों में लौट रहे थे। यह गांव मालेगांव तालुका का एक छोटा सा हिस्सा है जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। गलियां संकरी हैं, घर पास पास हैं और बच्चे अक्सर शाम को बाहर खेलते रहते हैं। उस दिन भी कुछ बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। उनमें एक 3 साल की बच्ची भी थी। वह अपने घर के ठीक सामने दूसरे बच्चों के साथ मस्ती में लगी थी। उसकी माँ घर के अंदर रसोई में काम कर रही थी। घर के दरवाजे खुले थे, इसलिए बीच बीच में वह बाहर झांक कर देख लेती थी बच्ची ठीक है या नहीं। सूरज ढलने लगा था। आसमान में हल्के नारंगी रंग की रोशनी फैल चुकी थी। गलियों में हल्की सी ठंडी हवा चलने लगी थी। बच्चे अभी भी खेल में मग्न थे। उनकी हंसी की आवाजें गली में गूंज रही थीं। कोई अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में सब कुछ बदल जाएगा। शाम के करीब 7 बजे बच्ची की मां बाहर आई। उसने इधर उधर देखा। खेलते हुए बच्चे दिख रहे थे, लेकिन उसकी बेटी नहीं थी। उसने पास के बच्चों से पूछा, किसी को पता नहीं था? एक बच्चे ने कहा, थोड़ी देर पहले तक तो यही थी। एक और बच्चे ने बताया कि शायद वह गली की दूसरी तरफ चली गई। मां ने सोचा कि शायद पड़ोस के किसी घर में चली गई होगी। उसने पास के 2-3 घरों में देखा, नहीं मिली। फिर उसने घर के अंदर भी देखा, लेकिन वहां भी नहीं थी। अब उसकी धड़कन तेज होने लगी। उसने अपने पति को आवाज लगाई। पति बाहर निकले। दोनों ने मिलकर पूरी गली में खोजना शुरू किया। पड़ोसियों ने भी मदद की। कुछ लोग दूसरी गलियों में गए, कुछ लोग गांव के दूसरे छोर तक गए, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। लोग अपने घरों से बाहर आने लगे। कुछ लोग टॉर्च लेकर निकले, कुछ लोग अंधेरी गलियों में झांक रहे थे। बच्ची की मां रो रही थी। वह बार बार अपनी बेटी का नाम ले रही थी। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। रात के 8 बज चुके थे। अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, पुलिस को खबर करनी चाहिए। किसी ने फोन किया। पुलिस को बताया गया कि एक 3 साल की बच्ची गायब है। उसे शाम से किसी ने नहीं देखा। पुलिस की गाड़ी आई। कुछ सिपाही उतरे। उन्होंने बच्ची की मां से पूछताछ की। आखिरी बार कब देखा था, किस वक्त, किसके साथ थी, सारी बातें नोट की। फिर उन्होंने भी खोज में हाथ बंटाना शुरू किया। टॉर्चें जलाकर झाड़ियों में, खाली पड़े मकानों में और गांव के बाहरी इलाकों में भी देखा जाने लगा। लेकिन घंटे बीतते जा रहे थे और बच्ची का कोई सुराग नहीं था। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग समूहों में खड़े होकर बात कर रहे थे। कुछ महिलाएं बच्ची की मां के पास बैठी थीं और उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, बच्ची कहां गई? इस बीच गांव के कुछ युवा भी खोज में शामिल हो गए थे। वे गांव के बाहरी हिस्से की तरफ गए, जहां खेत और झाड़ियां थीं। वहां रोशनी कम थी। टॉर्च की मध्यम रोशनी में वे इधर उधर देख रहे थे। और तभी रात के करीब 10 बजे गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक मोबाइल टावर के पास किसी को कुछ दिखा। वह पास गया और जो उसने देखा वह देखकर उसके पैर जम गए। वहां झाड़ियों के बीच एक छोटे से शरीर की आकृति दिख रही थी। वह करीब गया। उसने टॉर्च की रोशनी डाली और फिर उसने चीख मारकर दूसरों को बुलाया। बच्ची वहीं थी, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। खबर सुनते ही पूरा गांव उस जगह की तरफ दौड़ा।
पुलिस भी पहुंची। जब बच्ची के माता पिता वहां पहुंचे तो जो नजारा उन्होंने देखा वो किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बुरा सपना होता है। उनकी बेटी जो कुछ घंटे पहले हंसती खेलती थी अब एक बेजान शरीर बनकर पड़ी थी। माँ जमीन पर गिर गई, पिता सन्न खड़े रहे। आसपास के लोग सदमे में थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था यह कैसे हो गया। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर दिया, किसी को भी पास नहीं जाने दिया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, बच्ची के शरीर को सावधानी से उठाया गया और जांच के लिए भेजा गया। शुरुआती जांच में पुलिस को चिंताजनक संकेत मिले। शरीर पर चोटों के निशान थे, सिर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। सब कुछ साफ संकेत दे रहा था यह कोई हादसा नहीं थी, सोची समझी करतूत थी। गुमशुदगी अब एक गंभीर कांड बन चुकी थी और पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था यह किसने किया। जब सुबह हुई तो पूरे डोंगराले गांव में एक भारी सन्नाटा था। रात में जो हुआ था उसकी खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग अपने घरों में बंद थे, बच्चों को बाहर नहीं भेजा जा रहा था। हर किसी के चेहरे पर डर और दुख की छाया थी। पुलिस ने सुबह सुबह घटना स्थल को फिर से खंगालना शुरू किया। मोबाइल टावर के आसपास का पूरा इलाका सील कर दिया गया था, पीली टेप लगा दी गई थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम सफेद कपड़ों में वहां मौजूद थी। वे जमीन पर झुककर हर चीज को बारीकी से देख रहे थे। वहां मिट्टी के नमूने लिए गए, पैरों के निशान खोजे गए, कपड़ों के टुकड़े, बाल या कोई भी सबूत जो वहां मिल सकता था उसे इकट्ठा किया जा रहा था। हर चीज को प्लास्टिक की थैलियों में सील किया जा रहा था। यह सब देखकर गांव के लोग समझ गए मामला बहुत गंभीर है। इसी बीच बच्ची की जांच रिपोर्ट आई और उसने सबसे बुरी आशंका को सच साबित कर दिया। बच्ची के साथ गंभीर अपराध हुआ था। उसके सिर और गले पर गंभीर चोटें थीं। मेडिकल रिपोर्ट में साफ लिखा था यह एक जानलेवा हमला था। जब यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई तो पूरे मालेगांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए और नारे लगने लगे। बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जाने लगी। सोशल मीडिया पर भी यह खबर तेजी से फैली। पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई थी। उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। मीडिया भी वहां पहुंच चुकी थी। कैमरे लगातार घटनास्थल को कवर कर रहे थे। रिपोर्टर्स गांव वालों से बात कर रहे थे। हर कोई जानना चाहता था आखिर अपराधी कौन है। पुलिस ने सबसे पहले उन लोगों की सूची बनाई जो उस दिन शाम के वक्त गांव में मौजूद थे। खासकर उन लोगों पर नजर डाली गई जो बच्ची के घर के आसपास देखे गए थे। गांव के कुछ युवकों से पूछताछ शुरू की गई। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को बताया कि उस शाम एक युवक को बच्ची के पास देखा गया था। उस युवक का नाम था विजय खैरनर। वह गांव का ही रहने वाला था। 22-24 साल का था, पेशे से मजदूर था। कुछ बच्चों ने भी बताया कि उस शाम उन्होंने विजय खैरनर को बच्ची को बुलाते हुए देखा था। उसने बच्ची को कुछ दिखाने या देने की बात कही थी। बच्ची उसके साथ गली की तरफ गई थी। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने विजय खैरनर की तलाश शुरू कर दी। उसके घर पर टीम भेजी गई, लेकिन वो वहां नहीं मिला। उसके परिवार वालों से पूछा गया, किसी को ठीक से पता नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि वो रात से गायब है। पुलिस ने विजय खैरनर की फोटो गांव में दिखानी शुरू की। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि रात में घटना के बाद विजय खैरनर को गांव के बाहरी इलाके में भागते हुए देखा गया था। उसके कपड़े गंदे थे और वो घबराया हुआ लग रहा था। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया था विजय खैरनर ही मुख्य संदिग्ध है। उसकी तलाश तेज कर दी गई। पुलिस टीमों ने आसपास के गांवों में भी छापेमारी शुरू की। इसी बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक और सबूत मिला। घटनास्थल से मिले कपड़ों के टुकड़ों का मिलान किया गया। उन कपड़ों पर धब्बे थे। डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजे गए। दूसरी तरफ गांव में माहौल बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। लोग गुस्से में थे। कुछ बुजुर्ग समझा रहे थे कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। बच्ची के माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे। वे अपने घर में बंद थे। रिश्तेदार और पड़ोसी उनके पास बैठे थे। माँ बार बार अपनी बेटी की तस्वीर देख रही थी और रो रही थी। इस बीच मीडिया ने इस केस को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना शुरू कर दिया। न्यूज चैनलों पर बहस होने लगी। बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। पुलिस ने उसे सख्त पूछताछ शुरू की। सबसे पहले तो उसने सब कुछ इनकार किया, कहा कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जब गवाहों के बयान सुनाए गए और फोरेंसिक सबूत सामने रखे गए तो धीरे धीरे उसका इनकार कमजोर पड़ने लगा। पुलिस ने उससे सवाल किया, शनिवार को शाम के वक्त तुम कहाँ थे?
विजय खैरनर ने पहले कहा कि वह घर पर था, फिर कहा कि किसी दोस्त के यहाँ गया था। बयान में विरोधाभास नजर आने लगे। पुलिस ने उससे पूछा, तुमने बच्ची को बुलाया था? उसने पहले तो इनकार किया, लेकिन जब गवाहों के नाम लिए गए तो उसने कहा, हाँ मैंने बुलाया था, लेकिन उसे कुछ देने के लिए। फिर वह चली गई। पुलिस पूछती रही और विजय खैरनर का बयान बदलता रहा। कभी कहता कि उसने बच्ची को मिठाई दी और छोड़ दिया, कभी कहता कि बच्ची को कुछ नहीं दिया, बस बात की थी। फिर पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने रखी। उसमें साफ लिखा था, बच्ची के कपड़ों पर जो धब्बे मिले थे उनका डीएनए मिलान हो गया था और वे धब्बे विजय खैरनर के मिल रहे थे। यह एक ठोस सबूत था। यह सुनते ही विजय खैरनर का चेहरा फीका पड़ गया। उसे समझ आ गया कि अब इनकार करने का कोई फायदा नहीं। कुछ घंटों की लगातार पूछताछ के बाद वह टूट गया और फिर उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि शनिवार की शाम जब वह गली से गुजर रहा था तो उसने बच्ची को अकेले खेलते देखा। उसे गलत इरादे आए। उसने बच्ची को बुलाया। मिठाई देने के बहाने बच्ची उसके साथ चली गई। उसने उसे गांव के बाहर मोबाइल टावर के पास ले गया। वहां कोई नहीं था। जब बच्ची रोने लगी तो उसे डर लगा कि कहीं कोई सुन ले। उसने बच्ची का मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन जब बच्ची छूटने की कोशिश करती रही तो घबराहट में उसने बच्ची के सिर और गले पर जानलेवा हमला किया। फिर उसने बच्ची के शरीर को झाड़ियों में छुपाया और वहां से भाग गया। रात भर वह इधर उधर छुपता रहा। उसे पता था कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन अब पछतावा नहीं हो सकता था। उसकी कबूली सुनकर पुलिस स्टेशन में एक सन्नाटा छा गया। पुलिस अफसरों ने पूरी कबूली लिखकर दर्ज कर ली। उसे ज्यादा सावधान नजरबंदी में रखा गया। जब यह खबर बाहर निकली तो पूरा मालेगांव गुस्से में उबल पड़ा। लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर जमा होकर नारे लगाने शुरू कर दिए। मीडिया के कैमरे लगातार कवर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग जल्द से जल्द सजा की मांग करने लगे। माता पिता को जब यह पता चला तो वे अवाक रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके गांव का ही कोई इंसान उनकी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। पुलिस ने अब इस मामले को कोर्ट में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी। सबूत इकट्ठे किए गए, गवाहों के बयान दर्ज किए गए, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स फाइल की गईं। विजय खैरनर की कबूली भी रिकॉर्ड में ली गई। अगले कुछ दिनों में विजय खैरनर को कोर्ट में पेश किया गया। जज ने उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया। केस की सुनवाई शुरू हुई। अब सैकड़ों लोगों की नजर इस पर थी। क्या विजय खैरनर को सजा मिलेगी? केस की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट रूम में मीडिया, वकील, पुलिस अफसर और बच्ची के परिवार वाले मौजूद थे। बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग न्याय की मांग कर रहे थे। प्रोसिक्यूशन ने सबूत पेश किए, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों के बयान और विजय खैरनर की कबूली। सब कुछ साफ था। पुलिस की जांच पूरी तरह से धारदार थी। सबूतों की चेन मजबूत थी। विजय खैरनर के वकील ने कुछ बचाव करने की कोशिश की। उसने यह कहने की कोशिश की कि विजय खैरनर को मानसिक परेशानी थी, यह कि उसे ठीक से पता नहीं था कि वह क्या कर रहा है, यह कि पुलिस ने दबाव में कबूली ले ली। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने इन सब को खारिज कर दिया। उन्होंने दिखाया कि विजय खैरनर के कबूलनामे में विस्तार से घटना का बयान दिया गया है। डीएनए सबूत झूठ नहीं बोल सकता। गवाहों ने साफ साफ देखा था कि बच्ची विजय खैरनर के साथ गई थी। कोर्ट में बच्ची के माता पिता को भी बुलाया गया। वे रोते हुए आए। मां ने न्यायाधीश से विनती करते हुए कहा, हमारी बेटी को न्याय मिलना ही चाहिए। कोर्ट रूम में पूर्ण मौन था। कुछ महिला वकीलों की आंखें भी भर आईं। यह केस किसी के लिए भी आसान नहीं था। कुछ सप्ताह बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने विजय खैरनर को दोषी करार दिया, आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा देने का आदेश भी दिया। जब यह फैसला आया तो कोर्ट रूम के बाहर तालियां बजीं। लोग न्याय मिला के नारे लगाने लगे। मीडिया ने पूरे देश में यह खबर फैला दी। सोशल मीडिया पर लोग सराहना करने लगे कि पुलिस ने अच्छा काम किया। लेकिन बच्ची के माता पिता के लिए यह फैसला कुछ नहीं ला सकता था। उनकी बेटी कभी वापस नहीं आ सकती थी। उनके घर में वह खाली जगह हमेशा खाली रहेगी। वे कोर्ट रूम से बाहर आए। मां ने प्रेस को बताया, सजा तो मिल गई, लेकिन हमारे घाव कभी नहीं भरेंगे। हम इतना चाहते हैं कि कोई और माँ बाप हमारी तरह यह दर्द न सहे। अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। इस केस ने पूरे महाराष्ट्र में एक बहस छेड़ दी। बच्चों की सुरक्षा पर लोग सोचने लगे। शहरों में, गांवों में हर जगह
माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा सावधान रखने लगे। स्कूलों में बच्चों को सेफ्टी की शिक्षा दी जाने लगी। पुलिस ने गांवों में जागरूकता अभियान चलाए। लोगों को समझाया गया कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर बिना सोचे भरोसा नहीं करना चाहिए। इस केस ने यह भी दिखाया कि अपराधी कोई अजनबी नहीं होता, कई बार वह आपके आसपास का ही कोई हो सकता है। इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सजा सुनाए जाने के बाद भी डोंगराले गांव का माहौल वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। गलियों में वह बेफिक्री खत्म हो गई थी। बच्चे अब भी खेलते थे, लेकिन माता पिता उन पर ज्यादा ध्यान रखते थे। हर कोई सतर्क हो गया था। बच्ची के माता पिता अब भी अपने दर्द के साथ जी रहे हैं। उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो सकती, लेकिन उन्हें थोड़ा सुकून इस बात का है कि उनकी बेटी को न्याय मिला, अपराधी को सजा मिली और शायद उनकी बेटी की कहानी किसी और बच्चे को बचा ले। यह केस एक याद दिलाता है, हर बच्चा कीमती है, हर बच्चे की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम सबको मिलकर एक ऐसा समाज बनाना है जहां बच्चे सुरक्षित रहें, जहां वे बेफिक्र होकर खेल सकें, जहां माता पिता को हर वक्त डर में न रहना पड़े। क्योंकि अगर हम बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो हमारा समाज किस काम का। मालेगांव की यह घटना हमें याद दिलाती है कि हर बच्चे की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप सच को सामने लाने में हमारा साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक शेयर किसी की जागरूकता बढ़ा सकता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट